नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, अनअकैडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आरएस का जो फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था उसको लेकर कुछ क्लासें अब चलाई जा रही है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को दूसरे है नहीं। तब तक आरएस के बैच को थोड़ा ध्यान दिया जाए, बीच बीच में वहाँ पर फोकस किया जा रहा है दोस्तों। और आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी जो है इस वक्त सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाती है, यहाँ पर आपको लाइव क्लासें मिल जाती है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ पर आपको क्विज़ भी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाती है डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल जाती है, और यहाँ पे आपको पूरा कवर सिलेबस भी कराया जाता है। तो देखिए, बहुत सारे बेनिफिट है, लाइव क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, कवर फुल सिलेबस है, यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। सभी एजुकेटर्स के द्वारा यहाँ पर जो लाइव क्लासेज हैं वो प्लस का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सभी एजुकेटर्स की लाइव क्लासें आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। सभी एजुकेटर परीक्षा की पूरी पूरी तैयारी कराते हैं। आप कभी भी कहीं भी अगर ऐसे मित लाइव क्लासेज आप ले सकते हैं। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है। सभी प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेज भी होती हैं दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्लस कोर्सेज में सब्जेक्ट को समझाने के नए और आकर्षक तरीके अपनाए जाते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, मार्गदर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हो। अनअकैडमी की अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो फ़ीस बहुत थोड़ी सी है। अनअकैडमी की जो 12 महीनों की फ़ीस है मात्र 7,000 रुपये, और 24 महीनों की जो फ़ीस है अनअकैडमी की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8,400 रुपये। तो अनअकैडमी की फ़ीस अगर देखें तो 7,000 रुपये ही है 12 महीनों की, और 24 महीनों की बात करूं तो 8,400 है। उसमें अगर आप दिवाकर 10 यूज़ कर देते हैं तो 10% की आपको छूट मिल जाती है। ये दिवाकर 10 एक रेफरल कोड है, दिवाकर 10, और इस रेफरल कोड को इस्तेमाल कीजिए दोस्तों, और अपनी फ़ीस में आप 10% का क्या प्राप्त कर लीजिए, ऑफ प्राप्त कर लीजिए। तो गेट 10% ऑफ मिल जाता है आपको, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, और इस अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी प्रकार की पीपीटी और पीडीएफ मिल जाती है। सभी पीडीएफ और पीपीटी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा हमारा जितना भी इवेंट लॉन्च वाले प्रोग्राम्स हैं, वो इवेंट लॉन्चिंग प्रोग्रामों की सूचना भी हमारे द्वारा जो एमसीक्यूज़ आपको दिए जाते हैं वो भी आपको इसी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपन आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है चट्टान। आज का टॉपिक जो है उसका नाम है दोस्तों चट्टान है। और आरएस फाउंडेशन बैच में या बैच के लिए रीट में भी इसका पहले भाग था, अब तो रीट में है नहीं है, ठीक है। चट्टान खनिजों से बनती है और खनिजों का निर्माण तत्वों से होता है। ध्यान दीजिएगा बेटो, चट्टानें जो होती है वो किससे बनती है, खनिजों से बनती है। पहली बात तो आप यूँ समझिए, चट्टानें खनिज से बनते हैं और खनिज तत्वों से बनते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, एक बात समझ लीजिए आप कि जो भूपर्पटी है उसका 98% जो है 8 प्रमुख तत्वों से बना हुआ है। अब भूपर्पटी का आप यूं अर्थ लगा लीजिए, भूपर्पटी का मतलब यूं समझिए कि ये क्या है, पृथ्वी है गोल गोल, यूं मान लीजिए एक बार आप। और ये जो है ये कोर हो गया। अब आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, भूपर्पटी किसे कहते हैं। भूपर्पटी का मतलब होता है क्रस्ट। क्या होता है, क्रस्ट होता है। ये जो ऊपरी ऊपरी सतह है, ये जो ऊपरी ऊपरी सतह है ये होती है भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट।
और जो क्रस्ट की मोटाई होती है लगभग 33 किलोमीटर तक होती है। और क्रस्ट जो है उसमें महाद्वीप और महासागर होते हैं। महाद्वीप और महासागर से मिलके बनती है ये क्रस्ट। और इसी क्रस्ट की बात हो रही है इस भूपृष्ठ। ये जो बीच में है इसका नाम है मेंटल। यूँ समझिए आप, बीच वाला भाग क्या है? प्रवार जिसे कहते हैं। और ये लास्ट में जो है कोर है। तो ये कह रहा है कि भूपर्पटी का 98 जो प्रतिशत है भाग है वो 8 प्रमुख तत्वों से बना हुआ है। यानी कि जो ये क्रस्ट ऊपर वाली है, ऊपरी जो परत है पृथ्वी की 33 किलोमीटर मोटी ये जो परत है ऊपरी ऊपरी, इसका जो 98% भाग है वो ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से मिलकर बना है। यानी कि भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिका मिलता है। लेकिन आपको पूछ लिया जाए संपूर्ण पृथ्वी पर, क्या पूछ लिया जाए? संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। एक डिफरेंस देख लीजिएगा। संपूर्ण पृथ्वी पर जब आपको पूछे भाई संपूर्ण पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा पाया जाता है। और यहाँ कहाँ? भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये दोनों डिफरेंसेस ध्यान देना। संपूर्ण पृथ्वी पूछ ले तो लोहा है, और क्रस्ट पूछ ले तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलो पहली बात हो गई। अब ये कह रहा है, देखो ये आ गया, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा मिलता है पहले नंबर पे सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन मिलती है। तो लोहा, ऑक्सीजन, फिर तीसरे नंबर पे सिलिका है, और चौथे नंबर पर मैग्नीशियम है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लोहा है, और क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि चट्टानों का निर्माण 6 प्रमुख खनिजों के द्वारा होता है। पृथ्वी पर 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। 24 बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। उन 24 में से भी 6 ऐसे खनिज हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चट्टानों के निर्माण के लिए। पहला होता है फेल्सपार। चट्टानों के निर्माण के लिए सबसे जरूरी खनिज जो आता है फेल्सपार। ठीक है, चेंज कर। तो ध्यान देना दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट खनिज होता है चट्टानों के निर्माण के लिए उसका नाम होता है फेल्सपार। पहला तो आपको ध्यान देना है फेल्स। चट्टानों के निर्माण में 6 प्रमुख खनिज योगदान देते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। उनमें पहला होता है फेल्सपार, दूसरा आपका क्वार्टर्स है। क्या है का नाम ध्यान रखिएगा, चट्टान निर्माणकारी तत्व तो बोलते हैं इनको, इम्पोर्टेंट क्वार्टर्स। तीसरा पायरोक्सिन है। तीसरा कौन सा है? पायरोक्सिन। चौथा अब्रक या माइका कह सकते हो। पांचवा एम्बिफोल है। छठा ओलिवीन है। ठीक है, तो ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं। चलो तो भाई ये यहाँ तक हो गए। तो आपको जब भी पूछे भाई चट्टानों के निर्माण में 6 प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जो योगदान देते हैं, तो आप कह सकते हो फेल्सपार, क्वार्टर्स, पायरोक्सिन, अभ्रक, एम्बिफोल और ओलिवीन। चलो भाई ये बात भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो, चट्टानों को निर्माण पद्धति के आधार पर, वैसे एक बात और है कि चट्टानों में फेल्सपार और क्वार्टर्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ध्यान रख लें। चट्टानों के निर्माण पद्धति के आधार पर चट्टानों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है: आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित। 3 प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों। पहली आग्नेय चट्टानें हैं,
दूसरी अवसादी हैं, तीसरी कायांतरित है। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, चलो अब यहां से अपन देखते हैं पहली चट्टान। जो आज की पहली चट्टान है वो आग्नेय चट्टान है। देखिए, आग्नेय चट्टानों की बात करूं तो आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती हैं, की विशेषताएं देखेंगे, लेकिन पहले इनका एक बार बना लेते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर, हम देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानें, इनकी विशेषता देखेंगे। और दूसरी होती है रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें, रासायनिक संरचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों का क्या कर दीजिए आप, विभाजन कर दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर आप कह सकते हैं आंतरिक आग्नेय सेल, मध्यवर्ती आग्नेय सेल और बाह्य आग्नेय सेल। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर पहली होती है आंतरिक आग्नेय सेल, अंतर्वेदी जिसे कहते हैं आप, लेकिन आप आंतरिक कर दीजिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, उनको भी देखेंगे अपन, मध्यवर्ती। और तीसरी होती है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ठीक, यहाँ पे रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होती है अम्लीय आग्नेय चट्टानें, अम्लीय, और एक होती है क्षारीय। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें, 2 प्रकार की चट्टानें हो गई, अम्लीय हो गई और एक ऐसी हो गई क्षारीय हो गई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है आग्नेय चट्टानें। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। देखिए, आग्नेय चट्टानों को ये तो छोड़ दो आप, लैटिन भाषा की इग्ने से बनी है, इन्हें आग होता है, ये बात छोड़ो। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग मैग्मा से और बाह्य भाग में लावा से होता है। ठीक है, भूगर्भ से निकलने वाले मैग्मा या लावा से इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है, यह प्राथमिक चट्टानें होती है। क्या होती हैं? प्राथमिक चट्टानें कहलाती है। सबसे पहले इन्हीं का निर्माण होता है, इसलिए ये चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक बात और ध्यान रखिए, मैग्मा से बनती है या लावा से बनती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनेगी तो मैग्मा से बनेगी, अंतर्वेदी या मध्यांतरिक आग्नेय चट्टानें, और बहिर्वेदी बनेगी, बाह्य भाग में बनेगी तो बाह्य भाग की चट्टानें लावा से बनती है। ठीक है, इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। अब इन चट्टानों कुछ विशेषताएं हैं, इनमें रवे पाए जाते हैं, ये क्रिस्टलीय होती है, ध्यान देना, ये क्या होती हैं? क्रिस्टलीय होती है, अक्रिस्टलीय नहीं होती, केवल क्रिस्टलीय होती है। अगर कहीं आ रहा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, नहीं, आग्नेय चट्टानें केवल क्रिस्टलीय होती हैं, पहली बात। इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। दूसरी बात, आसानी से अपर्दित नहीं होती, इनका अपर्दन आसानी से नहीं हो पाता, काफी कठोर होती हैं ये। तो आप कह सकते हो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, यहां लिख लीजिए पहली बात कि ये क्रिस्टलीय होती हैं। विशेषता पूछते हैं तो क्रिस्टलीय होती हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज हो गए। तीसरी बात, अपर्दित नहीं होती, अपर्दित नहीं होती, इनका अपर्दन नहीं होता, तो काफी कठोर होती है, आसानी से अपर्दन होता है लेकिन आसानी से नहीं होता। ठीक है, इनमें रंध्र नहीं पाए जाते,
जीवाश्म नहीं के बराबर पाए जाते, जीवाश्म भी नहीं पाए जाते, लावा में कहाँ जीवाश्म मिलेगा, और परते भी नहीं पाए जाते, परते भी नहीं जाते, रंध्र नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते और परते नहीं पाए जाते। ये विशेषता है, क्रिस्टलीय होती हैं, धात्विक हैं, ठीक है, खनिज पाए जाते हैं, आसानी से अपर्दन नहीं होता, रंध्र नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाते और परते नहीं पाए जाते। ये क्या हो गई, इन आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं हो गई हैं सब, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब इन आग्नेय चट्टानों को अपन ने क्या किया था भी, उत्पत्ति के आधार पर कुछ भागों में डिवाइड कर दिया था। तो हमने कहा कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें, और दूसरा कहा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, और तीसरा कहा बहिर्वेदी। तो पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे और फिर हम देखेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर। कुछ चट्टानों के नाम आप देख सकते हो भी एक बार, तो फिर आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आते जाएंगे। देखो ग्रेनाइट, अगर आपसे पूछे भाई ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। आपसे पूछे बेसाल्ट, तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो बेसाल्ट भी एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेबो, ग्रेबो किस प्रकार की चट्टान है, तो ग्रेबो भी आग्नेय चट्टान है, ठीक है। पैग्माटाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो पैग्माटाइट भी आग्नेय चट्टान है दोस्तों। ये नाम याद रखना, यही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पैग्माटाइट। डायोराइट किस प्रकार की चट्टान है, तो डायोराइट भी एक आग्नेय चट्टान है। डायोराइट क्या है, एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ये कुछ है, एक पिच स्टोन भी लिख लीजिए आप, प्यूमिस लिख लीजिए, पिच, और भी आएंगे आगे, पिच स्टोन, प्यूमिस। तो प्यूमिस ले लीजिए, पिच स्टोन ले लीजिए, प्यूमिस, पिच स्टोन, डायोराइट, पैग्मेटाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इनका नाम याद रखिए, इनकी विशेषताएं दोबारा बताता हूँ एक बार मैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं, क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं, आसानी से अपर्दन नहीं होता, इनमें रंध्र नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाती, परतें नहीं पाए जाते, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनती है, बाह्य भाग में लावा से बनती है, ठीक है। इन चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टानें, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। रासायनिक संरचना के आधार पर अम्लीय और क्षारीय आग्नेय चट्टानें होती है। उदाहरण दिया मैंने, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पैग्माटाइट, डायोराइट, पिचस्टोन और प्यूमिस। तो भाई नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आपका, ठीक है। अब देखिए पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, उसमें है आंतरिक आग्नेय, यानी पातालिक भी कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो आप, पातालिक, पाताल में है ये, पातालिक आग्नेय चट्टानें, ठीक है। अब देखिए इधर आ जाइए आप, निर्माण के आधार पर अंतर्वेदी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, जैसा कि हमने बताया भाई पाताल में होगा, मैग्मा से होगा, ये मैग्मा द्वारा बनती है। तो अंतर्वेदी जो चट्टानें होती है, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है और ये मैग्मा द्वारा बनती है। आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है धीमी गति से जमता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है वो धीमे धीमे जमता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा धीमी गति से जमता है, अतः इन चट्टानों में बड़े बड़े रवों का निर्माण होता है। रवे मतलब क्रिस्टल, देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टल, तो आप कहीं भूल ना जाए, इसलिए मैं पीछे वापस लाया हूँ। तो बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाता है ना। अंतर्वेदी चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और एक होती है पातालिक। तो पहले देख रहे हैं हम पातालीय आग्नेय चट्टानें। ये पातालीय नाम से पता पड़ रहा है अत्यधिक गहराई में बनेगी साहब। पातालीय आग्नेय चट्टानें होती हैं तो अत्यधिक गहराई में बनती है, पहली बात तो आप दोस्तों यह ध्यान रखिए। दूसरा है, इनका उदाहरण जो है वो एक तो आता है पेरियोडाइट,
ग्रेनाइट, ये ग्रेबो है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेबो। ग्रेबो, ग्रेनाइट, पेरियोडाइट और डायोराइट, चार चट्टानें डाइयो। तो भाई आपको पहला सवाल पूछेगा डायोराइट किस प्रकार की चट्टान है, तो आप ये कहोगे डायराइट आग्नेय चट्टान है, पेरियोडाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेबो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय किस प्रकार की? पातालीय आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? पातालीय आग्नेय चट्टान है ये, ठीक है। तो पातालीय आग्नेय चट्टान कौन कौन सी हो गई? पेरियोडाइट, डायोराइट, ग्रेबो और ग्रेनाइट, ठीक है दोस्तों। चलो, अब होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। कौन सी होती है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब मध्यवर्ती क्या होता है दोस्तों? एक मैप होना चाहिए मेरे पास, नहीं मैप। चलो, जब लावा ऊपर उठता है तो मैग्मा कम गहराई में जाकर चट्टानों का निर्माण करता है। ये मैग्मा नहीं है, मैग्मा है। मैग्मा क्या करता है? कम गहराई में जाकर चट्टानों का निर्माण करता है। इन्हें अधिवितलीय या अधिवितलीय या आप कह सकते हो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और इन चट्टानों में आप ले सकते हो, पहले लैकोलिथ ले सकते हो। कई तरह के, देखो ऐसे कह सकते हो ये चट्टानें, क्योंकि कालांतर पतन क्रिया चट्टानें बहुत सारे रूप ले लेंगी, दरारें जो होती है उनसे अलग अलग टाइप की बनेगी। लेकिन आप देखिए पहला होता है लैकोलिथ। लैकोलिथ, देखिए लैकोलिथ जो है इसे छत्रशिला भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब लावा, जैसे मान लो कि कोई लावा ऊपर उठ रहा है, तो लावा ऊपर उठता है तो गुंबदाकार रूप धारण कर लेता है। कैसे धारण कर लेता है? गुंबदाकार रूप, ठीक है। मतलब गुंबद के आकार में उठ जाता है, यूं मान लीजिए आप, यूं गुंबद के आकार में लावा जम जाएगा। तो लैकोलिथ क्या है? गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के गुंबदाकार जमाव से जो आकृति बन जाती है वो लैकोलिथ होती है। अगर हम इसे बैथोलिथ कहते हैं तो बैथोलिथ भी इसी प्रकार का है। ये मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो बैथोलिथ और लैकोलिथ काफी हद तक गुंबद आकार रूप धारण कर लेते हैं। दूसरा जो है आपका, कुछ विशेष आकृतियों का निर्माण होता है, उनको लिख लीजिए आप। लैपोलिथ ले लीजिए आप, लैकोलिथ ले लीजिए। अगर आप लैकोलिथ ले, अगर आप लैपोलिथ, लैपोलिथ क्या है? तस्तरी नुमा जमाव है। कैसा जमाव है? तस्तरी नुमा जमाव। तो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तस्तरी नुमा जो लावा या मैग्मा का जमाव होता है उसे क्या कहते हैं? लैपोलिथ कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए फैकोलिथ, तो फैकोलिथ जो होता है वो क्या है? लहरादार जमाव होता है। लावा मैग्मा का लहरादार जमाव होता है। जब लावा लहरादार यूं 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 जमता जाए, तो लहरादार जो जमाव होगा लावा का वो क्या कहलाएगा? फैकोलिथ कहलाएगा। अगर डाइक पूछ ले तो डाइक लंबवत जमाव होता है, छत्रक शिला जिसे कहते हैं, भित्ति शिला सॉरी। तो लंबवत लावा का या मैग्मा का लंबवत जमाव, मैग्मा का लंबवत जमाव, लंबवत जमाव, मैग्मा का लंबवत जमाव क्या कहलाता है? डाइक कहलाता है। अगर आपको सिल आ जाए, सिल, तो इसमें आप कह सकते हो, सिल छोटी आएगी, सिल
सिल। क्षैतिज जमाव, मैग्मा का क्षैतिज जमाव। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला था अपने पास लैकोलिथ या बैथोलिथ। लैकोलिथ और बैथोलिथ दोनों में ही गुंबदाकार रूप धारण कर लेता है लावा। लैपोलिथ में लावा या मैग्मा जो है तस्त्री नुमा रूप धारण करता है। लैकोलिथ में यह लहरादार रूप धारण कर लेता है। डाइक में यह लंबवत जम जाता है और सिल में यह क्षैतिज जमा हो जाता है। तो आपको जब भी पूछे मध्यवर्ती चट्टानें कौन सी है तो आप क्या कहोगे? लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, डाइक और सिल। कौन कौन सी दोस्तों? पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में जब मैग्मा चट्टानों के दरारों में या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो दरार है उनमें जमेगा तो विशेष आकृतियां बनती हैं। उनका नाम है लैकोलिथ और बैथोलिथ। दोनों गुंबदाकार जमाव है। लैपोलिथ तस्त्रीनुमा जमाव है, फैकोलिथ लहरादार जमाव है, डाइक लंबवत जमाव है और सिल क्षैतिज जमाव है। ठीक है, तो भाई ये हो गई यहां तक की बातें। अब आ जाते हैं हम थोड़ा और आगे। बहिर्वेदी चट्टान। कौन चट्टान? बहिर्वेदी। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर लावा के द्वारा होता है। अब क्या था? मैग्मा था, अब क्या आ गया? लावा। जब लावा बाहर निकलेगा तो बहिर्वेदी चट्टानों का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, लावा जब बाहर निकलेगा तो बहिर्वेदी चट्टानों का निर्माण। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है, क्योंकि लावा ज्वालामुखी क्रिया से ही बाहर आएगा ना, इसलिए ज्वालामुखी चट्टानें भी कहलाती हैं। बेसाल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट। देखो आंतरिक चट्टानें मैंने कौन सी बताई थी आपको? ग्रेनाइट, डायोराइट, पैगमाराइट, भूल जाते हैं। आंतरिक चट्टानें मैंने बताई थी आपको, देखो ये पातालीय। कौन कौन सी? पेरियोडाइट, ग्रेनाइट, ग्रेबो और डायोराइट। वहीं अब आपको बाह्य जो आग्नेय शैलें हैं वो कौन सी है? बेसाल्ट क्या है? बाह्य आग्नेय शैल है। एंडेसाइट बाह्य आग्नेय शैल है और रायोलाइट क्या है? बाह्य आग्नेय शैल है। ठीक है, अब इनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर इन चट्टानों को हम दो भागों में बांट देते हैं, अम्लीय आग्नेय शैल और क्षारीय आग्नेय शैल। अम्लीय जो आग्नेय शैल होती है उसमें सिलिका की जो मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा, अम्लीय आग्नेय शैल में सिलिका की जो मात्रा होती है वो 65 से 85% तक होती है। सिलिका के आधार पर इसको डिवाइड किया गया अम्लीय और क्षारीय। तो उसकी प्रकृति, सिलिका ज़्यादा होगी तो अम्लीय हो जाएगी, सिलिका कम होगी तो क्षारीय हो जाएगी। जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है वो चट्टानें क्षारीय होती हैं। ठीक है भाई, जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% होगी वो क्षारीय होगी, और जिनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85 होगी वो अम्लीय होगी। अम्लीय चट्टानों में फेल्सफर और सिलिका यानी क्वार्टर्स की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्षारीय चट्टानों में मैग्नीशियम और फेरस की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अम्लीय चट्टानों का जो वजन और घनत्व कम होता है, अम्लीय चट्टानों का वजन भी कम होता है और घनत्व भी कम होता है और रंग हल्का होता है और इन्हें आसानी से अपरदन इनका नहीं किया जा सकता। जबकि क्षारीय चट्टानों का वजन और घनत्व ज़्यादा होता है और रंग गहरा होता है और इनका आसानी से अपरदन किया जाता है। अम्लीय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट, एक अम्लीय चट्टान है, ध्यान देना आप, ग्रेनाइट कैसी है? अम्लीय चट्टान है। रायोलाइट जो है वो भी अम्लीय चट्टान है। जबकि क्षारीय चट्टानों की बात करूं तो बेसाल्ट एक क्षारीय चट्टान है और ग्रेबो भी कैसी है? एक क्षारीय चट्टान है। तो ये उदाहरण है, तो आप इसका ध्यान दीजिए एक बार। और बताइए दोस्तों, चलो रिकॉर्डेड क्लास है पर आप बात कर सकते हो, कुछ तो जवाब दो आप।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैसेज कर सकते हो, मैसेज तो पढ़ ही लूँगा आपके मैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो मान लेता हूँ आपको थोड़े थोड़े समझ में आ रहा होगा ना। तो बेटा ये हो गई आपकी आग्नेय चट्टानें कंप्लीट। आग्नेय चट्टानें आपकी पूरी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं किस पर? आग्नेय चट्टानों के महत्व पर। देखिए, आग्नेय चट्टानों का जो महत्व है, इन चट्टानों से खनिज बहुत प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। खनिजों की बहुत प्राप्त हो, धात्विक खनिज तो बहुत मिलेंगी। ठीक है, खास तौर पर धात्विक खनिज जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में यहाँ से मिलते हैं। बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं वो भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट है जिसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ग्रेनाइट लगाते हो मार्बल के रूप में। बेसाल्टिक चट्टानें होती है, उनसे काली मिट्टी बनती है जो खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। प्यूमिस जो है उसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। प्यूमिस का उपयोग किस में किया जा रहा है? सौंदर्य प्रसाधनों में। तो धात्विक चट्टानों का उपयोग है कि सॉरी आग्नेय चट्टानों का उपयोग धात्विक खनिज मिलते हैं, बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। भवन निर्माण में काम आ रहा है ग्रेनाइट, बेसाल्ट काली मिट्टी बन रही है, और प्यूमिस से सौंदर्य प्रसाधन आप लोग बना रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई साहब इनकी खानी। चलो, अब आ जाती है आपकी अवसादी चट्टानें। अवसादी जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का नाम लेटिन भाषा के, ठीक है, देखिए क्या होता है जब आग्नेय चट्टानों का अपरदन होता है, अपक्षय होता है, वो टूटती फूटती है, तो उनके टूटने फूटने से जो उनके अवसाद होते हैं उनके से क्या बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती है। ठीक है, एक तरह से ये बहुत सारी परतों के रूप में बन जाती हैं, बहुत सारी परतें इसमें होती है, लगातार लेयर टू लेयर कचरा वो अवसाद जमा होता रहता है, होता रहता है, और उन परतों के रूप में, ये अवसादों के रूप में इनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज तेल पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ का 75% जो संपूर्ण जो भूपृष्ठ अपन ने बोला था भूप्रपटी, उसके उस भूप्रपटी का जो 75% भाग है अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन जो भूप्रपटी है उसके निर्माण में इसका योगदान 5%, भूप्रपटी पर 75% यही पाई जाती है, लेकिन उसके निर्माण में मात्र 5% योगदान दे रही है। तो काफ़ी कुछ बातें हैं, इनकी चर्चा करेंगे अभी। पहले तो आप देखिए, ये चट्टानें अवसादों के निक्षेपण से बनती है। किससे? अवसादों के। अवसाद कहाँ से आएंगे? आग्नेय चट्टानों से। तो आग्नेय चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से बनती है। इन चट्टानों का निर्माण शिलीभवन की क्रिया से होता है। ये दो बातें तो आप बेसिक समझ लीजिए। अब शिलीभवन क्या होता है वो एक आपके मन में आ रहा होगा, तो देखिए, शिलीभवन की जो प्रक्रिया के दौरान पहले से स्थित चट्टानों का अपक्षय होता है। अब पहले कौन सी स्थित चट्टान थी? आग्नेय चट्टान थी। जो पहले से स्थित आग्नेय चट्टान थी उसका क्या होता है? अपक्षय होता है, और इन चट्टानों के विखंडित खंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदित होते हैं। ठीक है, और उस स्थान पर यह खंड निक्षिप जाते हैं जिनके सघन होने से चट्टानें बनती। कुछ नहीं है, आग्नेय चट्टानें जैसे जैसे टूटती जाएंगी और उनका जो पदार्थ होगा, जो अवसाद होगा, वो कहीं दूसरी जाकर जब इकट्ठा हो जाएगा, और वो जब इकट्ठा पदार्थ सघन होता जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब इसकी चट्टानों की अवसाद चट्टान बन जाती है। विशेषताएं देखिए साहब अवसाद चट्टानों की। इन चट्टानों में रंध्र, परतें और जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो, इन चट्टानों की तीन बातें सीधी समझ लीजिए। इन चट्टानों में रंध्र पाए जाते हैं, पहली, परतें पाई जाती है, दूसरी, और जीवाश्म पाए जाते हैं, तीसरी। दो बातें फिक्स समझ लीजिए आप।
कि जहाँ तीनों चीज़ें आग्नेय चट्टानों में नहीं थी, रंध्र नहीं थे, परतें नहीं थी, जीवाश्म, तीनों चीज़ें मिलेंगी अवसादी शैलों में, रंध्र मिलेंगे, परतें मिलेंगी और जीवाश्म मिलेंगी। ये चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती हैं। जहाँ आग्नेय चट्टानें आसानी से अपरदन नहीं हो रहा था आग्नेय चट्टानों का, उसके विपरीत इन चट्टानों का आसानी से क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग भूपर्पटी के 75% भाग पर, भूपर्पटी के 75% भाग पर आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, लेकिन भूपर्पटी के निर्माण में इनका योगदान केवल 5%। तो भूपर्पटी के निर्माण में योगदान 5% है, लेकिन भूपर्पटी पर 75% यही पाई जाती है। अब ये चट्टानें जो होती हैं, आग्नेय चट्टानें, सॉरी अवसादी चट्टानें, ये 3 प्रकार की होती हैं। जैविक अवसादी चट्टानें, पहली होती है भाई जैविक अवसादी चट्टानें। एक सेकंड, जैविक अवसादी दूसरी होती है अजैविक, कर दो है ना, अजैविक अवसादी या निर्जैविक अवसादी चट्टानें। अजैविक अवसादी चट्टानें। और तीसरी होती है दोस्तों रासायनिक क्रिया, रासायनिक अवसादी चट्टानें कह दो सीधे, क्या कर दो, रासायनिक अवसादी चट्टान। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो जैविक होती है उसमें आप खड़िया डाल सकते हो, खड़िया जो होती है वो खड़िया एक जैविक अवसादी चट्टान है। ठीक है, आप इसमें डोलोमाइट डाल सकते हो, नाम याद रखना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट, डोलोमाइट। डोलोमाइट भी क्या है, एक जैविक अवसादी चट्टान है। ठीक है, कोयला भी आप इसमें डाल सकते हो, कोयला भी एक जैविक अवसादी चट्टान है। जिप्सम को भी आप चाहो तो डाल सकते हो, जिप्सम दोनों जगह आ जाएगा, रासायनिक में आ जाएगा, जिप्सम रासायनिक में आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। कोयला, जिप्सम, डोलोमाइट, खड़िया, ये सब इसमें काउंट हो रही है। ठीक है, इसके विपरीत अजैविक अवसादी चट्टानों की अगर बात की जाए तो अजैविक अवसादी चट्टानों में आ जाएगा आपका बालू चट्टानें, बालू पत्थर आ जाएगा, ये बालू, क्ले आ जाएगी, लाइमस्टोन आ जाएगा, लाइमस्टोन चट्टानें जो होती हैं, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर इसमें कर दो आप, क्ले इसमें कर दो आप, तो बालू पत्थर, लाइमस्टोन, क्ले आदि को उसमें डाल सकते हो आप। ठीक है, इसके विपरीत रासायनिक में अगर आप जाओ तो रासायनिक में आप जा सकते हो, सेंधा नमक को इसमें ले लीजिए आप, सेंधा नमक, जिप्सम को डाल दीजिए, रॉक फास्फेट को डाल दीजिए। ठीक है, तो बहुत सारी चट्टानें हैं जो इसमें आ जाएगी। अब देखिए साहब इनकी आगे की बात, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी चट्टानें। तो निर्माण पद्धति के आधार पर बात करें तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण यांत्रिक गतिविधियों के कारण होता है। पहली बात, इनका निर्माण किसके कारण हो रहा है, यांत्रिक गतिविधियों के कारण। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले से स्थित चट्टान के विखंडित टुकड़ों, खंडों के निक्षेपण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये कहता है कि जो पहले से जो चट्टान थी उसका जो विखंडन हुआ, उसके विखंडन के से जो अवसाद इकट्ठा हुआ, निक्षेपण हुआ, उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। इन्हें खंड चट्टाने भी कह सकते हो आप, सैंडस्टोन कह दीजिए, सैल आप कह दीजिए, क्ले फुट, चीका कह दो, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट कह दीजिए, ये सब इसमें आ जाएगी। पिंड शिला आ जाएगा, ब्रेसिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप सैंडस्टोन देख लीजिए, सैल देख लीजिए, चीका या क्ले देख लीजिए, कॉन्ग्लोमरेट देख लीजिए, और पिंड शिला को भी इसमें डाल दीजिए आप, ब्रेसिया को इसमें डाल दीजिए। तो ये क्या है, यांत्रिक अवसादी चट्टानें हैं। जैविक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, जैविक की बात करें, वह अवसाद चट्टान जिनमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है वो जैविक चट्टानें कहलाती हैं। कार्बन युक्त चट्टानें, ठीक है, जैविक हो गई ना, कार्बन वाली चट्टान, जैविक तो आएगी, ठीक है। जैसे कोयला है, चूना प्रधान चट्टानें कर सकते हो आप, चूना प्रधान चट्टानें भी इसी में काउंट हो जाती है। खड़िया जो आता है वो इसी में काउंट कर सकते हो आप। जिप्सम को भी कर सकते हो आप, डोलोमाइट को भी कर सकते हो। तो नाम याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बताया अभी, पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं, कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जैसे कोयला, चूना एक चट्टाने भी आएगा अपना, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन आ गया, डोलोमाइट आ गया, कोयला आ गया, ये सब इसमें काउंट हो जाता है। रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण जल में घुलनशील पदार्थ के किसी जलराशि में जाकर निक्षेपित होने से होता है। ध्यान रखिए, रासायनिक अवसादी चट्टानें का निर्माण जल में घुलनशील पदार्थ के किसी जलराशि में जाकर निक्षेपित होने से होता है। ऐसी चट्टानें जलराशियों के तल में बनती है और कई बार जल में वाष्पीकृत हो जाने के बाद ये सतह पर नजर आती है, अतः इन्हें वाष्पीकृत चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। जैसे चलो भाई दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है निर्माण के स्रोत के आधार पर, अवसादी चट्टानों की बात कर रहे हैं। निर्माण के स्रोत के आधार पर जलीय राशि से बनने वाली अवसादी चट्टानें जलीय चट्टानें कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जलीय चट्टान कहते हैं। ये चट्टानें नदीकृत, झीलकृत और समुद्री चट्टान होती है। नदीकृत होती है, झील में बनती है और समुद्र में बनती है, ठीक है। देखिए अवसादी चट्टानें हैं जो इनका उपयोग है, इन चट्टानों में खनिज मिलता है आपको, जीवाश्म ईंधन मिलता है आपको, पेट्रोलियम की प्राप्ति हो जाती है, प्राकृतिक गैस मिल जाता है, कोयला मिल जाता है, सैल गैस पाई जाती है सैल चट्टानों में। चूना पत्थर चट्टानों का उपयोग सीमेंट निर्माण में, चौक निर्माण में और लौह इस्पात में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग उर्वरक और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। एलेलाइट का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तो बहुत सारा उपयोग, और जितना भी पत्थर, बहुत मोटी मोटी जो आपका भवन निर्माण की चट्टानें हैं, पत्थर है, वो भी तो इसमें काम आता है ना। अब देखिए लास्ट चट्टान है, फटाफट देख लीजिए, कायांतरित चट्टान है। पहले से स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से कायांतरित चट्टानें बनती है। कायांतरण दाब और तापमान के कारण होता है। दो चीजें चाहिए कायांतरण के लिए, एक दाब चाहिए और एक तापमान चाहिए। पहले से चट्टानों में खनिज पुनः संगठित व पुनः क्रिस्टलीकृत होते हैं। इसके अंतर्गत पहले से स्थित चट्टानों में खनिज पुनः संगठित और पुनः क्रिस्टलीकृत होते हैं, ठीक है। तो कायांतरित होती है। देखिए दोस्तों ऐसे समझ लीजिए, कहाँ गया मैप, एक होता है, देखो क्या होता है, जैसे तीन चट्टानें हैं, एक आग्नेय चट्टान है,
एक अवसादी है और एक कायांतरित। तो आग्नेय से अवसादी बनती है और अवसादी से कायांतरित, अवसादी से कायांतरित भी बनती है और कायांतरित से फिर आग्नेय भी बनती है। तो ये क्या चलता रहता है प्रोसेस, इसे बोलते हैं सेल चक्र की चर्चा हम देखेंगे अभी ना। तो कायांतरण की वह प्रक्रिया गतिशील कायांतरण जिसमें चट्टानों के खनिजों की व्यवस्था बदलती रहती है और खनिज पुनः संगठित होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, गतिशील कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों के खनिजों की व्यवस्था बदलती रहती है और खनिज पुनः संगठित होते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। उष्मीय कायांतरण, कायांतरण की वह प्रक्रिया तापमान के कारण होती है और इसमें कायांतरण में पहले से चट्टानों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है और यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण यह कायांतरण लावा और मैग्मा के संपर्क से आने से होता है, तो उसे संपर्क कायांतरण कहते हैं। प्रादेशिक कायांतरण जब चट्टानों में कायांतरण किसी क्षेत्र विशेष में होने के कारण होता है, तो उसे, ये बहुत सारी चीजें जो आपके काम की तो नहीं, अपन सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे। देखो आपको जो एग्जाम में पूछेंगे, आग्नेय चट्टानों से कायांतर चट्टान बनना, ग्रेनाइट से बन जाती है नीस, बैसाल्ट से बन जाती है एम्फीबोलाइट। ठीक है, एम्फीबोलाइट। अवसादी चट्टानों से कायांतरण से सेल से स्लेट बन जाती है। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। बालू पत्थर से क्वार्टर्स बन जाता है और कोयला से ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। इसके अलावा कायांतरण से भी कायांतरण होता है, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से फिर नीस बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोबारा इसको थोड़ा सा जो बच रहा है, टाइम हो गया है, दोबारा जो इसका है थोड़ा सा पार्ट वो अपन देखेंगे। तो लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से ले लेंगे लास्ट वाले पार्ट को। ठीक है, चलो तो दोस्तों